तो नेक्स्ट है मोनोजेनिक ट्रेट्स। मोनोजेनिक ट्रेट्स में हम सबसे पहले कुछ कॉमन ट्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये एज इट इज, इसको आप इसका टेबल बना लो। ये ऐसे ही पूछे जाते हैं, इन पर क्वेश्चंस आते हैं। तो ये कॉमन ट्रेट्स है, कुछ कॉमन ट्रेट्स आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से ट्रेट्स हैं, उनका डोमिनेंट करेक्टर कौन सा है और उनका रिसेसिव ट्रेट कौन सी है। तो कॉमन ट्रेट्स में सबसे पहले हमारे पास शेप ऑफ हेयर आ जाएगा। जो कर्ली हेयर है वो डोमिनेंट ट्रेट जाती है, और रिसेसिव स्ट्रेट हेयर। तो अगर किसी के स्ट्रेट हेयर है, इसका मतलब उसके पास दोनों एलील्स रिसेसिव है। अगर किसी के कर्ली हेयर है तो वो हेट्रोजाइगस स्टेट में भी हो सकता है। सेकंड इज ईयरलोब। ईयरलोब, जहां पर हम जो गर्ल्स पियर्सिंग करवाती हैं, दैट इज ईयरलोब। तो जिनका फ्री लोब, जैसे हमारा फ्री लोब है, तो जिनका फ्री लोब होता है दैट इज डोमिनेंट करेक्टर। और फ्यूज कैसे होगा? ये जैसे नीचे की तरफ है ना, कुछ लोगों का ऐसे ये नीचे की तरफ होता ही नहीं, बिल्कुल इसके साथ, ऐसे बिल्कुल इसके साथ स्किन के साथ ही अटैच होता है, तो उसको बोलते हैं फ्यूज्ड लोब। तो वो रिसेसिव ट्रेट है। थर्ड इज टंग रोलिंग। टंग रोल कर सकते हो आप? नहीं कर सकते? हाँ, जिनकी रोल हो जाती है वो डोमिनेंट ट्रेट है उनमें। और जिन जो नॉन रोलर्स हैं, जिनकी नहीं रोल होती, इट मींस उनके पास रिसेसिव एलील्स है। कुछ लोगों की नहीं होती टंग रोल। नेक्स्ट इज पीटीसी पेपर टेस्टिंग। जैसे आपका लिटमस पेपर होता है ना, ऐसे ही एक टाइप का ये पेपर है पीटीसी पेपर। कुछ लोग को जब इसको टेस्ट करते हैं ना, तो उनको इसका टेस्ट फील होता है, मतलब वो इसको टेस्ट कर सकते हैं कि इसका टेस्ट सॉल्टी है, सोर है, ऐसे। बट बहुत सारे लोग हैं जिनको टेस्ट ही नहीं आता है इस पेपर का कोई, तो वो नॉन टेस्टर्स हैं। देन सिकल सेल एनीमिया। अब जो लोग नॉर्मल है, जैसे हम सब नॉर्मल है, तो ये डोमिनेंट रेट है। बट जो सिकल सेल अनीमिक होगा, इट मींस वो अफेक्टेड है, वो रिसेसिव है, वो होमोजाइगस स्टेट में होगा। सिक्स्थ डाइजीज इज टे सच डाइजीज, दैट इज इन्फेंटाइल एमेरोटिक इडियोसिस। जो इन्फेंट होता है उसमें ब्रेन की डेवलपमेंट ही नहीं होती, तो जो तो नॉर्मल होगा वो डोमिनेंट ट्रेट है। मतलब ये हेट्रोजाइगस भी होगा। नॉर्मल, यहाँ पर नॉर्मल वर्ड का क्या मतलब हुआ? नॉर्मल वर्ड का मतलब हुआ कि ये हेट्रोजाइगस स्टेट में होगा। जैसे सिकल सेल अनीमिया है, सिकल सेल अनीमिया हीमोग्लोबिन पर होता है, तो ये है उसका नॉर्मल हीमोग्लोबिन। और ये कैरियर है, ये कैरियर है, दिस इज कैरियर। जिसको सिकल सेल अनीमिया है उसकी पावर में एस लिखा है, ये कैरियर है। तो ये नॉर्मल इंडिविजुअल रहेगा। ये सिकल सेल अनीमिक नहीं होगा। अफेक्टेड का जीनोटाइप कैसा होगा? अफेक्टेड का जीनोटाइप होगा HbS, HbS। तो दोनों एलील्स की पावर में एस होगा। इसी तरह से टेस्ट सच डाइजीज, नॉर्मल का मतलब है इसने डाइजीज को कैरी करा हुआ है, तो ये भी कैरियर है। अफेक्टेड मतलब जो एलील्स है वो होमोजाइगस स्टेट में है, ये मतलब है इसका। इसके बाद सिस्टिक फिब्रोसिस, अगेन नॉर्मल और अफेक्टेड। नॉर्मल का मतलब कि उसने डाइजीज को कैरी करा हुआ है, तो ये भी कैरियर है। फिर थैलेसीमिया, थैलेसीमिया बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है। थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ये दोनों
थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया दोनों बहुत इंपॉर्टेंट डिजीजेज है। वैसे इंपॉर्टेंट है, इस टेबल में इंपॉर्टेंट नहीं है। इन दोनों डिजीजेज को हम आगे प्रॉपरली पढ़ेंगे। ये दोनों डिजीजेज इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पीटीसी पेपर पर क्वेश्चन आता है, और शेप ऑफ हेयर पे क्वेश्चन आता है, ईयर लोब पे क्वेश्चन आता है। इन तीन पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट डिजीज है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म। ये सारी डिजीजेस आपने करी हुई हैं, तो ये भी अफेक्टेड और नॉर्मल। अब देखो, ध्यान दो, यहां पर डोमिनेंट ट्रेट में उसने अफेक्टेड लिख दिया है। ये जो डाइजीजेस थी, जिसमें मैंने बोला कि ये कैरियर है, ये तीन डाइजीजेस थी ना, जिसमें मैंने बोला था कि ये कैरियर है, इन्होंने डाइजीज को कैरी करा हुआ है, बट डाइजीज इनमें अपेयर नहीं हो रही। जैसे इस जीनोटाइप ने डाइजीज को कैरी करा हुआ है, बट इस इंडिविजुअल में ये डाइजीज अपेयर नहीं हो। यही मतलब हुआ कैरियर का। इसका मतलब है कि ये तीनों डाइजीजेस कौन सी डाइजीजेस हैं? ये तीनों डाइजीजेस रिसेसिव डाइजीजेस है, जो प्रेजेंट तो है बट दिखाई नहीं रही है खुद को। ये तीनों कौन सी डाइजीजेस हुई? रिसेसिव डाइजीजेस हुई। और मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, ये अफेक्टेड है। डोमिनेंट अगर प्रेजेंट है तो अफेक्टेड है, विच मींस ये कैसी डाइजीज हुई? ये डोमिनेंट डाइजीज हुई। मतलब अगर ये प्रेजेंट है तो ये खुद को एक्सप्रेस करेगी, नहीं प्रेजेंट तो फिर वो पर्सन नॉर्मल होगा। अगर नहीं प्रेजेंट तो फिर वो पर्सन नॉर्मल होगा। तो इस पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लास्ट वन इज मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। मायोटोनिक, मायोटोनिक वर्ड का मतलब है मसल्स। मायोटोनिक वर्ड का मतलब मसल्स। डिस्ट्रॉफी मतलब मसल्स की डिस्ट्रॉफी, विच मीन्स मसल्स खराब हो रहे हैं, डीजेनरेट हो रहे हैं मसल्स। तो अगर किसी में वो डाइजीज है तो वो अफेक्टेड है, क्योंकि वो डाइजीज कैसी डाइजीज है? वो डोमिनेंट डाइजीज है। और अगर नहीं है तो फिर वो पर्सन नॉर्मल होगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट इज पीटीसी पेपर। तो नेक्स्ट टॉपिक पीटीसी पेपर। अब पीटीसी पेपर कैसा पेपर होता है? पेपर को डिप किया हुआ है फिनाइल थियोकार्बामाइड में, दैट इज पीटीसी। पेपर को अगर हम डिप करेंगे फिनाइल थियोकार्बामाइड में, तो इसका कैसा टेस्ट होगा? सार टेस्ट होगा इसका। सार टेस्ट कैसा होता है? खट्टा, बहुत ज्यादा खट्टा होता है। तो कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इसका टेस्ट आता है, जो इसको टेस्ट कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों को फिर टेस्टर्स बोला जाता है। और जो इंडिविजुअल्स इसको टेस्ट नहीं कर पाते उनको नॉन टेस्टर्स बोलते हैं। तो जीनोटाइप क्या यूज करेंगे? जो टेस्टर्स हैं। अब हमने क्या पढ़ा ऊपर टेबल में? हमने क्या लिखा? पीटीसी वाले क्या है, डोमिनेंट है या रिसेसिव है? डोमिनेंट है, जो टेस्ट कर सकते हैं, टेस्टर्स डोमिनेंट है। तो टेस्टर्स डोमिनेंट है तो कैपिटल टी या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी। और जो नॉन टेस्टर्स है वो स्मॉल टी स्मॉल टी। बहुत इंपॉर्टेंट डाइजीज सिकल सेल एनीमिया, इस पर क्वेश्चन आता ही आता है। तो नेक्स्ट डाइजीज है सिकल सेल एनीमिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डाइजीज है ये। तो सिकल सेल एनीमिया कैसी डाइजीज है? ऑटोसोमल डाइजीज है। तो एक एक वर्ड समझेंगे इसका। ऑटोसोमल वर्ड का क्या मतलब हुआ? कि सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर डाइजीज नहीं है ये। एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम की डाइजीज नहीं है, हमारे जो 44 ऑटोसोम्स है उसकी डाइजीज है। ऑटोसोम डाइजीज है, ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। और कैसा डिसऑर्डर है? रिसेसिव ट्रेट है ये। अभी ऊपर हमने टेबल में भी क्या करा?
जिसको सिकल सेल अनीमिया है, रिसेसिव वाले में वो खुद को दिखा रहा है, टेबल में हमने लिखा था, रिसेसिव वाले में अफेक्टेड है, डोमिनेंट वाले में वो नॉर्मल है, तो वो नहीं खुद को दिखा रहा क्योंकि ये रिसेसिव ट्रेट है। आरबीसीज, अब इस डिजीज में आरबीसीज सिकल शेप के हो जाते हैं। सिकल शेप कैसी शेप हो गई? कॉमा शेप्ड आरबीसीज हो गए। नॉर्मल जो आरबीसीज है, नॉर्मल आरबीसीज हमारे बाय कॉनकेव आरबीसीज है। जैसे ही इस इंडिविजुअल को ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो ऑक्सीजन कम होने के कारण इसके आरबीसीज इस तरह से कॉमा शेप्ड आरबीसीज बन जाएंगे, और इस कॉमा शेप्ड आरबीसीज को हम कहते हैं सिकल शेप्ड आरबीसीज। तो आरबीसीज सिकल शेप्ड हो जाते हैं। क्यों सिकल शेप्ड हो जाते हैं? क्योंकि इनमें सिकल हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। कैसा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है? सिकल हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है इनमें। और ये डिसऑर्डर कब हुआ, कब होते हैं आरबीसी ऐसे सिकल शेप में? जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। प्लस कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर है? ये डिसऑर्डर क्यों डेवलप हुआ? ये डिसऑर्डर डेवलप हुआ ड्यू टू डिफेक्ट इन बीटा चेन। इसकी बीटा चेन में डिफेक्ट आया। अभी हम डायग्राम भी देखेंगे। मैंने पहले डायग्राम दिखाई दो। ये देखो डायग्राम, ये नॉर्मल आरबीसीज है, ये नॉर्मल आरबीसीज है, और ये हमारे, दिख रहा है डायग्राम, सिकल शेप्ड आरबीसीज है। अब इसकी ये बीटा चेन है। बीटा चेन में पोजीशन 1 पे वेलिन लगा है, पोजीशन 2 पे हिस्टिडीन, ल्यूसीन, ऐसे अलग अलग अमाइनो एसिड्स लगे हुए हैं अलग अलग पोजीशन पर। इसकी 6th पोजीशन पर क्या लगा है? इसकी 6th पोजीशन पर ग्लूटामीन लगा हुआ है। 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड लगा हुआ है। इसमें कुछ चेंजेस आ गए। ये हमारा नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, HbA हीमोग्लोबिन, नॉर्मल हीमोग्लोबिन। क्या डीएनए के ऊपर सीक्वेंस था इसका? GAG सीक्वेंस, डीएनए के ऊपर GAG सीक्वेंस है। mRNA की फॉर्मेशन हुई, ये डीएनए है, 2 स्ट्रैंडेड डीएनए, mRNA की फॉर्मेशन हुई। CTC से mRNA बना। कौन सा mRNA बना? GAG mRNA बना। और GAG mRNA ग्लूटामिक एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहां पर 6th पोजीशन पर उसने ग्लूटामिक एसिड लगाया। बट HbS जीन, HbS जो नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन नहीं है, इसके पास कौन सा जीन प्रेजेंट है? GTG प्रेजेंट है, और CAC प्रेजेंट है सामने वाले डीएनए स्ट्रैंड पर, जिसके रिस्पॉन्स में mRNA के पास GUG अमाइनो एसिड आया। नॉर्मल कौन सा आता है? GAG आता है। इसके पास कौन सा आया? GUG आया। हमने ये चीजें पढ़ी हुई है ना? ये समझ में आ रहा है ना? कोडोन्स हमने पढ़े हुए हैं, नहीं पढ़े कोडोन्स हमने? हमने कोडोन्स नहीं पढ़े। वो कौन सा चैप्टर था कोडोन्स वाला? नहीं, आपने ये चैप्टर ही नहीं करा हुआ, ये चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर है हमारा। कोडोन्स, एंटीकोडोन्स कुछ नहीं हमने पढ़ा हुआ। वो आपने अमाइनो एसिड्स पढ़े हैं, पहले मेरे को ये समझाना पड़ेगा। पहले समझ लो, फिर कर लेते हैं थ्योरेटिकल पार्ट भी। मुझे बताओ तो सही, हमें नहीं समझ में आ रहा। अब क्या होता है, ये हमारा डीएनए है, ठीक है? डीएनए कैसा होता है? डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। हमारी बॉडी में डीएनए इस तरह से हेलिकल फॉर्म में, हेलिकल फॉर्म में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट है। अगर इस हेलिकल फॉर्म को मैं इस तरह से सीधी फॉर्म में कर दूं तो ये डीएनए मेरे को ऐसा अपीयर होगा। डीएनए के ऊपर क्या प्रेजेंट है? डीएनए के ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है। कौन से न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है? जैसे एडिनिन, थायमीन, साइटोसिन, ग्वानिन, इतना हमने पढ़ा हुआ है ना? कि ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि एडिनिन के साथ थायमीन बॉन्ड बनाता है,
गुआन डबल बॉन्ड बनती है, गुआनिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनती है साइटोसिन की। तो एक्चुअल में ये मेरा डीएनए स्ट्रैंड, दो स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के, दो स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के। एक स्ट्रैंड को हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, दूसरे स्ट्रैंड को हम बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। चलो वो बात की बात है, छोड़ो। अब इस अगर डीएनए के ऊपर एडेनिन प्रेजेंट है तो इसके सामने यहाँ पर थायमीन प्रेजेंट होगा। इस डीएनए के ऊपर अगर थायमीन प्रेजेंट है तो इसके सामने यहाँ पर एडेनिन प्रेजेंट होगा। इस डीएनए के ऊपर अगर साइटोसिन प्रेजेंट है तो यहाँ इस डीएनए के ऊपर गुआनिन प्रेजेंट होगा। और ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, उल्टा। अब यहाँ पर गुआनिन है तो उधर साइटोसिन। अब ये किसी भी फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं। यहाँ पर ये न्यूक्लियोटाइड्स रिपीट भी हो सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स रिपीट भी हो सकते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स रिपीट भी हो सकते हैं। हम न्यूक्लियोटाइड्स को ट्रिपलेट की फॉर्म में स्टडी करते हैं। हम न्यूक्लियोटाइड्स को ट्रिपलेट की फॉर्म में स्टडी करते हैं और इस ट्रिपलेट के लिए हम टर्म यूज करते हैं कोडोन। मतलब ये एक कोडोन हुआ, एटीसी एक कोडोन हुआ, सीसीए दूसरा कोडोन, एटीजी तीसरा कोडोन हो गया। एक कोडोन किसी एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को कैरी करता है। तो ये जो कोडोन है, ये कोडोन रिस्पॉन्सिबल है किसी एक अमाइनो एसिड के लिए। अब अगर मैं प्रोसेस आपको थोड़ा रफली समझाती हूँ, होता क्या है यहाँ पर, ये हमारा सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। जेनेटिक मटेरियल कौन सा प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर? डीएनए प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के अंदर कौन सा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है? डीएनए प्रेजेंट है। डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करता है एमआरएनए के साथ। डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करता है एमआरएनए के साथ। तो डीएनए ने जब अपनी इंफॉर्मेशन एमआरएनए के साथ शेयर करी, इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है। डीएनए इतना बड़ा है कि डीएनए को अगर मैं एक न्यूक्लियस के अंदर से डीएनए को निकालूं तो अर्थ के 4 राउंड्स लग जाए। तो इतनी इंफॉर्मेशन एमआरएनए को नहीं देनी हमने। हमने डीएनए की, मान लो ये इतनी सी इंफॉर्मेशन हमने एमआरएनए को दी। अब डीएनए के ऊपर क्या था, कैसे एमआरएनए कैसे इससे इंफॉर्मेशन लेगा? ये डीएनए के ऊपर क्या था, ये डीएनए है, ये डीएनए के ऊपर हमने अभी लिखा ना, जैसे रेंडमली इसको कुछ भी लिख लेते हैं, ATT ACC GA, कुछ भी मैंने रेंडमली लिख दिया। जब इंफॉर्मेशन डीएनए से एमआरएनए के पास इंफॉर्मेशन जाएगी, अब यहां पर एमआरएनए बनेगा, तो एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए में एक ही जगह लग जाएगा। एमआरएनए के पास टी नहीं होता, तो ए की जगह लगेगा यू, ऊपर टी है सेकंड पोजीशन पे, टी की जगह लगेगा ए, थर्ड पोजीशन पे भी टी है तो थर्ड पोजीशन पे भी लग गया ए, फोर्थ पोजीशन पे ए लिखा है तो यहां पर लग जाएगा यू, फिफ्थ पोजीशन पे सी लिखा है डीएनए में तो एमआरएनए के ऊपर आ जाएगा जी, अगेन सिक्स्थ पोजीशन पर सी है तो यहां पर आ जाएगा जी, नेक्स्ट पोजीशन पर जी लिखा है तो यहां पर आ जाएगा सी। तो ये इंफॉर्मेशन है, ये न्यूक्लियोटाइड इंफॉर्मेशन है। यहां पर ये 3 कोडोन्स है, ये ट्रिपलेट की फॉर्म में कोडोन है, इसके आगे जो भी आएगा वो क्या बनेगा, कोडोन बनेगा। और इस कोडोन की इंफॉर्मेशन को इसने यूज करा। अब एमआरएनए के पास ये इंफॉर्मेशन आ गई डीएनए की। एम डीएन किस फॉर्म में आई, किस फॉर्म में एमआरएनए ने इंफॉर्मेशन ली? एमआरएनए ने इंफॉर्मेशन ली इन द फॉर्म ऑफ कोडोन्स। कोडोन्स की फॉर्म में एमआरएनए ने इंफॉर्मेशन ली। अब ये एमआरएनए इंफॉर्मेशन लेकर कहाँ जाएगा? ये एमआरएनए इंफॉर्मेशन लेकर जाएगा आरआरएनए के पास, राइबोसोम्स के पास। हमने पढ़ा है ना कि राइबोसोम्स के 2 सब यूनिट्स होते हैं। हमारे पास एटीएस राइबोसोम्स है, करा हुआ है ना हमने। तो ये हमारा एटीएस राइबोसोम, इसके 2 सब यूनिट्स होते हैं, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट। जो एमआरएनए आया, एमआरएनए अपनी इंफॉर्मेशन इसके पास लेकर आया। तो क्या हुआ, क्या हुआ,
डीएनए ने डीएनए ने अपनी इंफॉर्मेशन दी एमआरएनए को। डीएनए ने अपनी इंफॉर्मेशन दी एमआरएनए को। एमआरएनए ने वो इंफॉर्मेशन कैरी करी। कैरी करके एमआरएनए इंफॉर्मेशन लेकर गया आरआरएनए के पास। इस राइबोसोमल सब यूनिट्स को, इस राइबोसोम को हम आरआरएनए बोलते हैं। तो एमआरएनए इंफॉर्मेशन को लेकर गया आरआरएनए के पास विद द हेल्प ऑफ टीआरएनए। अब यहाँ पर तीसरा आरएनए आ जाएगा, with the help of tRNA। tRNA कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, टी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। रफ सा स्ट्रक्चर बनाऊंगी ऐसा, ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है tRNA। ठीक है। और tRNA ने यहां पर अपने पास, tRNA ने यहां पर अपने पास अमाइनो एसिड को कैरी करा हुआ है। ये टी ग्रीन कलर का क्या बनाया है, ये ग्रीन कलर का अमाइनो एसिड है। अब एमआरएनए इसके ऊपर आया। एमआरएनए के ऊपर कोडोन्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन है। आरआरएनए के ऊपर 3 साइट्स होती हैं, वो नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे कौन सी साइट है। फर्स्ट साइट, इसको हम बोलते हैं ए साइट। फर्स्ट साइट इसके कोडोन्स को रीड करता है। फर्स्ट साइट इसके कोडोन्स को रीड करेगा। फॉर एग्जाम्पल इसके पास कौन से कोडोन्स है, इसके पास कोडोन्स है यूएए। तो फर्स्ट साइट जो इसकी है वो यूएए को रीड करेगी। और यूएए के यहां टीआरएनए के पास यू के सामने क्या लगेगा, यू के सामने लगेगा ए के सामने लगेगा आर के पास, इसके पास तो टी होता ही नहीं। यू के सामने लगेगा, ए के सामने हमने यू लगाया था, तो यू के सामने ए लगेगा, ए के सामने यू लगेगा, और दूसरे थर्ड ए के सामने भी यू लगेगा। ओहो टीआर ने बहुत साइड पे हो गया हुआ है। रुको यहाँ दोबारा बनाती हूँ, बता दिया करो तो मैं उधर देख रुक, यहाँ बनाती हूँ टीआर। कैसा स्ट्रक्चर है टीआरएनए का, टीआरएनए का ऐसा स्ट्रक्चर है। ये टीआरएनए के पास लूप्स प्रेजेंट होती है, ऐसी टीआरएनए के पास ये लूप्स प्रेजेंट है। और टीआरएनए के पास ये वाली जो लूप है, इसके पास यहां पर प्रेजेंट है एंटीकोडोन्स। यहां पर टीआरएनए के पास प्रेजेंट है एंटीकोडोन्स। एमआरएनए अपने साथ क्या लेकर आया है, एमआरएनए अपने साथ कोडोन्स लेकर आया है, और टीआरएनए के पास प्रेजेंट है एंटीकोडोन्स। अब कौन से एंटीकोडोन्स होंगे, टीआरएनए की ये वाला जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट ने अपने ऊपर अमाइनो एसिड को कैरी करा हुआ है। तो उसके पास क्या है, यूएए। ये कोडोन क्या है, यूएए कोडोन है। यू के सामने यहां लग जाएगा ए, और ए के सामने यू, ए के सामने यू। ए यू यू एंटीकोडोन्स ने एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को कैरी किया हुआ है। अब ये अमाइनो एसिड कुछ भी हो सकता है, वेलिन, ल्यूसीन, हिस्टिडीन, कोई भी अमाइनो एसिड हो सकता है। इसी तरह से जो सेकंड कोडोन है दैट इज यूजीजी, तो इसके रिस्पॉन्स में कौन सा एंटीकोडोन वाला आएगा, यू के सामने लगेगा ए, जी के सामने सी, जी के सामने सी। एसीसी वाला एंटीकोडोन वाला टीआरएनए अपना कोई और अमाइनो एसिड लेकर आएगा। तो इन दोनों टीआरएनए के पास, इसके पास कोई और अमाइनो एसिड है, और इसके पास कोई दूसरा अमाइनो एसिड होगा। वेरी करते हैं अमाइनो एसिड्स। इतना सा पार्ट क्लियर हुआ, कुछ रफ रफ हमें समझ में आया। अब इस डायग्राम में क्या है, इस डायग्राम में क्या है, ये हमें समझ में आ गया। डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होती है, डीएनए से वो इंफॉर्मेशन एमआरएनए के पास जाती है। एमआरएनए उस इंफॉर्मेशन को कैरी करके, एमआरएनए उस इंफॉर्मेशन को कैरी करके आरआरएनए और टीआरएनए के पास लेकर जाता है। देन तीनों आरएनए मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। अब कैसे प्रोटीन बनाते हैं वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं,
एक स्ट्रैंड के पास जीएजी, दूसरे स्ट्रैंड के पास सीटीसी। ठीक है, दूसरे स्ट्रैंड के पास सीटीसी है। सीटीसी से एमआरएनए ने इंफॉर्मेशन ली। सी के सामने लगा जी, टी के सामने लगा ए, सी के सामने लगा जी। तो एमआरएनए के पास क्या इंफॉर्मेशन आई? एमआरएनए के पास इंफॉर्मेशन आई जी ए जी। एमआरएनए के पास इंफॉर्मेशन आई जी ए जी। इतना पार्ट क्लियर हुआ? ये पार्ट समझ में आ गया? यहां पर कोई और एमआरएनए का कोडोन था जिसने इधर वैलीन लगाया। सेकंड कोडोन कोई और था जिसने हिस्टिडीन अमाइनो एसिड लगाया। थर्ड कोडोन कोई और था जिसने ल्यूसीन अमाइनो एसिड लगाया। फोर्थ कोडोन ने टीआरएच टीएचआर कोडोन लगाया। इसने प्रोलीन लगाया, इसको कुछ कुछ और बोलते हैं, याद नहीं आ रहा, इसको प्रोलीन लगा दिया। और सिक्स्थ पोजीशन पर जीएजी ने कौन सा कोडोन लगाया? ग्लूटामिक एसिड लगाया। सेवेंथ पोजीशन पर अगेन ग्लूटामिक एसिड लगा हुआ है। तो ये इसके कोडोन्स ने लगाया, इसके कोडोन्स थे। इसके सामने एंटी कोडोन्स थे। टीआरएनए अलग अलग अमाइनो एसिड लेकर आया और एक दूसरे के साथ वो अमाइनो एसिड उसने जोड़ दिए। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? नूर, आपने फैन नहीं ऑन करा? गर्मी नहीं लग रही? ये है नॉर्मल, हमारी बॉडी का केस, नॉर्मल इंडिविजुअल का केस। और जिसको सिकल सेल अनीमिया होता है उसके पास ये क्या है? इधर जीएजी है, इधर जीटीजी है, उधर सीटीसी है, इधर सीएसी। एमआरएनए की कोडिंग चेंज हो गई। यहाँ एमआरएनए की कोडिंग थी जीएजी, यहाँ एमआरएनए की कोडिंग हो गई जीयूजी। तो जीयूजी के सामने जो एंटीकोडोन लगेगा वो भी चेंज हो जाएगा, तो वो कोई और अमाइनो एसिड कैरी करेगा। देखो फर्स्ट पोजीशन पे इसके भी वेलिन लगा है, बिल्कुल सेम अमाइनो एसिड। सेकंड पोजीशन पे हिस्टिडीन लगा है, बिल्कुल सेम। फिफ्थ तक बिल्कुल सेम अमाइनो एसिड्स लगे हुए हैं। सिक्स्थ पोजीशन जहां पर क्या लगना चाहिए था? ग्लूटामिक एसिड लगना चाहिए था, वहां पर क्या लग गया? वेलिन लग गया। सिर्फ एक पॉइंट म्यूटेशन होने के कारण, सिर्फ एक ही जगह यू ही तो लगा है, यहाँ एक ही जगह टी ही तो लगा है। एक पॉइंट म्यूटेशन होने के कारण ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन लग गया और बीटा चेन में वेलिन लगा है उसकी, जिसके कारण इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। और स्ट्रक्चर चेंज होने के कारण ये आरबीसी सिकल सेल अनीमिक हो गए। समझ में आया? जब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे ना, फिर आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ क्लियरली समझाया नहीं हुआ, वहां पर हम प्रॉपर पढ़ेंगे कि कैसे प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है, एंटीकोडोन्स क्या होते हैं, कोडोन्स क्या होते हैं, प्रॉपर करेंगे वहां पर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल अनीमिया कैसा डिसऑर्डर है ये? सिकल सेल अनीमिया ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें जो आरबीसीज हैं वो सिकल शेप के हो जाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिकल हीमोग्लोबिन। क्योंकि कैसा हीमोग्लोबिन है आरबीसीज के अंदर? सिकल हीमोग्लोबिन है आरबीसीज के अंदर। अब ये जो डिसऑर्डर है, ये डिसऑर्डर क्यों डेवलप हुआ है? क्योंकि बीटा चेन में डिफेक्ट है, क्योंकि इसकी बीटा चेन में डिफेक्ट है। अब जो क्या डिफेक्ट है? जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है, यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं नॉर्मल हीमोग्लोबिन की। जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है उसकी सिक्स्थ पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड लगा होता है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन में बीटा चेन की सिक्स्थ पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट होता है। बट यहां पर पॉइंट म्यूटेशन हुई है। यहां पर पॉइंट म्यूटेशन होने के कारण नॉर्मल क्या था? पॉइंट म्यूटेशन होने के कारण नॉर्मल क्या था? नॉर्मल डीएनए का जो सीक्वेंस था वो सीटीसी था। एमआरएनए के ऊपर जीएजी बना। बट यहां पर पॉइंट म्यूटेशन होने के कारण
पॉइंट म्यूटेशन होने के कारण नॉर्मल हीमोग्लोबिन सिक्कल हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो गया। नॉर्मल हीमोग्लोबिन सिक्कल हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो गया, जिसका जो कोडोन सीटीसी था वो सीटीसी चेंज हो गया टू सीएसी। वो सीटीसी से सीएसी में चेंज हो गया, जिसके रिजल्ट में एमआरएनए के ऊपर कौन से कोडोन्स गए? एमआरएनए के ऊपर कोडोन्स गए जीयूजी। एमआरएनए के ऊपर कौन से कोडोन्स गए? जीयूजी। और इसके रिजल्ट में सिक्स्थ पोजीशन पर, जहां पर ग्लूटामिक एसिड लगना था, वहां पर कौन सा अमाइनो एसिड लग गया? वेलिन लग गया। कौन सा अमाइनो एसिड लग गया? वेलिन लग गया। ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन लग गया। तो अमाइनो एसिड के चेंज होने के कारण हीमोग्लोबिन की कॉन्फर्मेशन चेंज हो गई। अमाइनो एसिड के चेंज होने के कारण हीमोग्लोबिन की कॉन्फर्मेशन मतलब हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। और जो आरबीसीज हैं, आरबीसीज बिकम सिकल शेप्ड। आरबीसीज कैसे हो गए? आरबीसीज सिकल शेप्ड आरबीसीज हो गए। और ये जो जीन है, ये जीन कौन से क्रोमोसोम पर लोकेटेड है? ऊपर हमने पढ़ा ना, ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। सेक्स क्रोमोसोम तो है नहीं, एक्स या वाई क्रोमोसोम तो है नहीं, तो कौन से क्रोमोसोम पर लोकेटेड है? 11th क्रोमोसोम पर लोकेटेड है। तो जीन कौन से क्रोमोसोम पर लोकेटेड है? 11th क्रोमोसोम पर लोकेटेड है। अब अगर किसी की हेट्रोजाइगस कंडीशन है, अगर किसी की हेट्रोजाइगस कंडीशन है, मतलब एक एलील उसके पास नॉर्मल है, एक एलील उसके पास सिकल सेल्ड है, एक एलील नॉर्मल है, एक एलील सिकल सेल्ड है, तो इनके इन इंडिविजुअल्स के केस में जो आरबीसीज होंगे वो नॉर्मल रहेंगे। आरबीसीज नॉर्मल रहेंगे। कब? सी लेवल पे। सी लेवल पे इनके आरबीसीज नॉर्मल रहेंगे। बट ये इंडिविजुअल्स जब हायर ऑल्टीट्यूड पे जाएंगे, ये इंडिविजुअल्स जब हायर ऑल्टीट्यूड पे जाएंगे, तो वहां पर पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा ऑक्सीजन का। तो पार्शियल प्रेशर कम होने के कारण जो आरबीसीज हैं, आरबीसीज सिकल शेप्ड हो जाएंगे। पार्शियल प्रेशर कम होने के कारण इनके आरबीसीज सिकल शेप्ड हो जाएंगे। रैपिड डिस्ट्रक्शन हो जाएगी आरबीसीज की। आरबीसीज की रैपिड डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। और अगर आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी तो उसके कारण क्या होगा? अनीमिया हो जाएगा। ब्लड कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा बॉडी में, उसको अनीमिया हो जाएगा। तो इन केस ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन, और अगर किसी इंडिविजुअल के केस में होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है, मतलब दोनों एलील्स ने डिजीज को कैरी करा हुआ है, तो ये एबनॉर्मेलिटी लीदल है, फैटल है। इसमें इंडिविजुअल की डेथ हो जाएगी। समझ में आया सिकल सेल एनीमिया? आपको जो चीज नहीं समझ में आई होगी वो कोडोन्स एंटी कोडोन्स वाला कंसेप्ट होगा, जो नेक्स्ट चैप्टर में ही प्रॉपरली क्लियर होगा। इस चैप्टर में जस्ट रफली सा कुछ कुछ आपको पता चले, वो नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर ही उस पर है।
डन। ये भी बनाना है, ये बनाना है, ये पार्ट। तो नेक्स्ट डाइजीज है टे सच डाइजीज। नेक्स्ट डाइजीज इज टे सच डाइजीज। टे सच डाइजीज भी कैसी डाइजीज है? ऑटोसोमल है, रिसेसिव डिसऑर्डर है ये भी। क्यों हो रही है ये डाइजीज? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम। एक एंजाइम बॉडी में नहीं बन रहा जिसके कारण ये डाइजीज हो गई। कौन सा एंजाइम नहीं बन रहा बॉडी में? हेक्सोसा मिनिडेज, हेक्सोस अमाइनिडेज। तो एक एंजाइम है जो बॉडी में नहीं बन रहा, दैट इज हेक्सोस अमाइनिडेज एंजाइम। जो अफेक्टेड चाइल्ड होगा इस केस में, अफेक्टेड चाइल्ड मेंटली रिटार्डेड होगा, ब्लाइंड हो सकता है वो, और शॉर्ट लाइफ स्पैन रहेगा उसका, अप्रोक्स 3 years। हाँ जी। लाइफ स्पैन अप्रोक्स 3 years।
इस बार 12th में जो हाईएस्ट मार्क्स गए हैं वो 91 गए हैं। रीजन उसका ये था, इन बच्चों ने ना मेरे को फुल सिलेबस के टेस्ट नहीं दिए। अगर ये मेरे को फुल सिलेबस के टेस्ट दे देते ये 95 क्रॉस कर जाते हैं। अगर हम चैप्टर वाइज करके 91 पे आ सकते हैं तो फुल फुल सिलेबस के टेस्ट करके सैंपल पेपर्स करके हम 95 इजीली क्रॉस कर सकते थे। इन्होंने करा ही नहीं। बट आपके केस में तो मेरे को 98 मार्क्स चाहिए, ये मिनिमम है 98। फिर तो टेस्ट में ही नहीं आ रहे। चलो, नेक्स्ट इज सिस्टिक फिब्रोसिस। अब सिस्टिक फिब्रोसिस में क्या हो रहा है, बहुत ही कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर है सिस्टिक फिब्रोसिस। कॉकेशियन रेस का डिसऑर्डर है ये, जिसमें थिक और सॉल्टी म्यूकस की फॉर्मेशन हो जाती है जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ब्लॉक कर देता है। ये जो कोकेशियन रेस है ना, ये डॉग्स की एक टाइप की स्पीशीज है। वो नहीं होते, हस्की नहीं होते जो, ये जो कनाडा वालों ने अपने घरों में रखे हुए हैं हस्की, ग्रे से कलर का डॉग, वो है कोकेशियन रेस। इसमें में अगर ये जेनेटिक डिसऑर्डर है इनका, जिसमें थिक और सॉल्टी म्यूकस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बहुत ही थिक और सॉल्टी म्यूकस बनना शुरू हो जाता है जो इनके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ब्लॉक कर देता है। और इसका जीन प्रेजेंट है 7th क्रोमोसोम पे। इसका जीन प्रेजेंट है 7th क्रोमोसोम पे। और ये होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है। होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है, मतलब अगर हेट्रोजाइगस स्टेट में होगा तो वो इजीली सरवाइव कर जाएगा। बट अगर होमोजाइगस स्टेट में होगा तो उसको फिर सांस आने में प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी। और इसमें एक डिफेक्टिव प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है जो कि रेगुलेट करता है क्लोराइड ट्रांसपोर्ट चैनल को। इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, बस आप यहां तक करो कि ये होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है, बस यहां तक करो। अगली लाइन करने की जरूरत नहीं है। और ये जो एबनॉर्मेलिटी है इसके कारण इसके पैनक्रियाज और लिवर पर भी इफेक्ट आता है सिस्टिक फिब्रोसिस में। डॉग्स की डाइजीज है ये सिस्टिक फिब्रोसिस। जो नॉर्मल डॉग है वो तो प्रॉपरली ब्रीथ कर लेगा, बट जिसको सिस्टिक फिब्रोसिस हो जाएगी उसका बहुत ही थिक और सॉल्टी म्यूकस उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सिक्रीट होता रहेगा, जिसके कारण उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम आएगी। कर लिया सिस्टिक फिब्रोसिस। अब थैलेसीमिया मैं कल करवाऊंगी, क्योंकि आज हमने सिकल सेल एनीमिया करा है, फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे दोनों।